दोस्तों, आज मैं जिस केस को डिस्कस कर रहा हूँ, ये जजमेंट लास्ट ईयर आया था बाय ऑनरेबल डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। और इसमें इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ के सूट प्रोसीडिंग के स्टे होने के बारे में डिस्कशन किया गया था। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। ये डेट ऑफ जजमेंट 17 मई 2024 है। और ये जो मैटर था सीओ कॉम IPD TM 258 ऑफ 2022, इसमें आया था बाय ऑनरेबल जस्टिस श्री यशवंत वर्मा एंड श्री रविंद्र डुडेजा। तो डिवीजन बेंच का जजमेंट है ये। और ये जो जजमेंट है बेसिकली सेक्शन 124 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 इसके इंटरप्ले की बात करता है इन व्यू ऑफ रेक्टिफिकेशन पिटिशन फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पोस्ट एवोल्यूशन ऑफ IPAB। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है। जो सेक्शन 124 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 है, ये प्रोवाइड करता है कि यदि कैंसिलेशन प्रोसीडिंग फाइल की गई है प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो उस परिस्थिति में जो सिविल सूट प्रोसीडिंग है इन्फ्रिंजमेंट की, इसे स्टे होना पड़ता है। और यदि फाइल नहीं की गई है और प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इन ए सूट प्रोसीडिंग पेंडिंग सूट प्रोसीडिंग एक दूसरे के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के इनवैलिडिटी को प्ली करता है और कोर्ट उस इनवैलिडिटी के प्ली को प्रेमा फेसाई टीनेबल मान लेती है, तो उसके बाद 3 महीने का समय दिया जाता है कैंसिलेशन पिटीशन फाइल करने का। और यदि 3 महीने का समय उसके भीतर कैंसिलेशन पिटीशन फाइल कर दी जाती है तो सूट प्रोसीडिंग स्टे हो जाती है। अभी 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट आया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड को एबोलिश कर दिया गया। इसके बाद कैंसिलेशन प्रोसीडिंग है, इसको इंटरटेन करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को आ गई। अब इन परिस्थितियों में ऑनरेबल जस्टिस श्री अमित बंसल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इन्होंने एक जजमेंट दिया साना हर्बल वर्सेस मोहसिन देहलवी। अब ये जो जजमेंट है इसमें ऑनरेबल जस्टिस श्री अमित वर्मा जी ने कहा कि चूंकि IPD डिवीजन बेंच क्रिएट हो गई है और कैंसिलेशन प्रोसीडिंग और सूट प्रोसीडिंग दोनों दिल्ली हाई कोर्ट को ही डिसाइड करना है, तो इन व्यू ऑफ एबोलिशन ऑफ IPAB एंड ट्रांसफर ऑफ राइट टू दिल्ली हाई कोर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ ट्रेडमार्क, उन्होंने बोला कि इन परिस्थितियों में ना इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट सूट प्रोसीडिंग इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेड, क्योंकि दोनों प्रोसीडिंग तो हाई कोर्ट को ही देखना है। तो ये जजमेंट था जो साना हर्बल का जजमेंट आया। और इसी साना हर्बल का जजमेंट को जब इस केस में डिस्कस किया गया तो ऑनरेबल जस्टिस श्री हरिशंकर ने एक क्वेश्चन बना के डिवीजन बेंच के पास भेज दिया कि वेदर द सूट प्रोसीडिंग इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेड और नॉट। तो इस तरह से ये इस केस का बैकग्राउंड है। और आप इसमें देखेंगे जो पार्टी है अमरीश अग्रवाल है, इन्होंने फाइल किया था कैंसिलेशन पिटीशन अगेंस्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ रेस्पोंडेंट, जिसका नाम था वीनस होम अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड। फैक्ट ये था कि जो रेस्पोंडेंट है वो प्लेंटिफ है। इसने 30 तारीख कोर्ट में ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ का केस फाइल किया था। और जो पिटिशनर था उसने रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के वैलिडिटी को चैलेंज किया हुआ था और कैंसिलेशन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ था। तो इन परिस्थितियों में क्वेश्चन आया कि विदाउट फाइलिंग ऑफ सेक्शन 124(1)(2) क्या कोर्ट से बिना लीव लिए हुए कैंसिलेशन पिटीशन फाइल किया जा सकता है। तो इस पे ऑनरेबल जस्टिस श्री हरिशंकर ने कहा था कि हाँ, लीव बाद में भी लिया जा सकता है। अब इसमें इश्यूज क्या थे कि क्या रेक्टिफिकेशन पिटीशन फाइल करने पे
क्या ऑटोमेटिक स्टे हो जाता है? दूसरा इशू था, क्या बिना वैलिडिटी की परमिशन, इनवैलिडिटी की परमिशन लिए हुए कैंसिलेशन पिटीशन फाइल किया जा सकता है? और आईपीएबी के एबोलिश होने का सेक्शन 124 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब इसमें देखेंगे जो पिटिशनर का सबमिशन क्या था। पिटिशनर ने कहा था कि जो साना हर्बल ने कहा है कि अब सूट प्रोसीडिंग की स्टे होने की जरूरत नहीं है, तो ये पिटिशनर का कहना था कि जो साना हर्बल का जजमेंट है पोस्ट एवोल्यूशन ऑफ आईपीएबी, ये करेक्ट व्यू को दिखाता है, जबकि रिस्पोंडेंट बोल रहा था कि एक अर्लियर प्यूमा डिवीजन बेंच का जजमेंट है जो कि स्टे होने की बात करता है। तो इस तरह से दोनों पार्टियों के कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट आए। अब ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने क्या कहा? इन्होंने पहले तो ये कहा, जो सेक्शन 124 है उसके बारे में कहा, द कोर्ट इफेसाइज द मैंडेटरी लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 124(2) which says that shall state when a rectification petition are filed। तो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस श्री वर्मा जी ने कहा कि जो रेक्टिफिकेशन पिटिशन के फाइल होने के बाद सूट को स्टे होने की जो बात है, ये इस ग्राउंड पे है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि टू डिफरेंट कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ना आए। दूसरी बात थी डिस्कशन रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ आईपीएबी। तो कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 124 है 2, यदि इसमें आईपीएबी यदि एवोल्यूश हो गया तो उन परिस्थितियों में जो सेक्शन 124(2) का जो मैंडेटरी नेचर है स्टे ऑफ द सूट, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। और कोर्ट ने कहा द लेजिस्लेचर अमेंडेड सेक्शन 124(1) टू रिप्लेस अपीलेट बोर्ड विद हाई कोर्ट बट रिटेन्ड 124(2)। मतलब कि जो नेसेसरी अमेंडमेंट था, अपीलेट बोर्ड के बदला हाई कोर्ट डाल दिया गया। मतलब कि अब हाई कोर्ट कैंसिल पिटीशन को इंटरटेन कर सकता है, लेकिन 124(2) को रखा। मतलब जो स्टे वाली बात थी, जो प्रोविजन थी, उसको लेजिस्लेचर ने रखा। तो लेजिस्लेचर ने इसको इंटेंसली रखा और इसका मेन रीजन यही था टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन। और ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि जो साना हर्बल का जजमेंट है उसको ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने करेक्ट व्यू नहीं माना। और कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट नोटेड दैट कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग इज नॉट feasible, especially when infringement suits are filed in commercial court rather than high court। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो साना हर्बल ने ये मान लिया था कि हर परिस्थिति में कैंसिलेशन और सूट प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में ही होगी, ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो इस पॉइंट को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ओवररूल कर दिया। अब जो डिसीजन क्या था, तो कोर्ट ने ये कहा रेक्टिफिकेशन पिटीशन फाइल विदाउट trial court's precise assessment are not invalid but must await such assessment before proceeding। तो कोर्ट ने ये कहा कि केवल इस बात से कि कैंसिलेशन पिटीशन फाइल करने से पहले ओपिनियन नहीं ली गई है ट्रायल कोर्ट की, केवल इस बात से जो कैंसिल पिटीशन है वो नॉन सूट नहीं हो सकता है, वो परमिशन बाद में भी लिया जा सकता है। अब कोर्ट ने ये कहा कि लेकिन जैसे ही कैंसिलेशन पिटीशन फाइल होगा सिविल सूट मस्ट बी स्टेड। और इस एक्सटेंट तक जो साना हर्बल की फाइंडिंग थी उसको ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ओवररूल कर दिया। तो इस तरीके से दिस जजमेंट रीअफर्म्स मैंडेटरी नेचर ऑफ सेक्शन 124(2)। मतलब ये बोलता है कि यदि कैंसिलेशन पिटीशन फाइल हो गया तो सूट को स्टे होना ही है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है, यदि आप देखेंगे तो सेक्शन 124 के कारण जो स्टे होने की बात थी उसके बारे में जो डिफरेंट ओपिनियन चले आ रहे थे उसको इस कोर्ट ने सेटल कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि रेक्टिफिकेशन पिटीशन को पहले डिसाइड होना पड़ेगा प्रायर टू सूट,
और जो अनसर्टेनिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस जजमेंट के पैरा नंबर 2 में ही ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने कहा है कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 124(2) इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ रेमेडी बोथ है टू बी स्टेड। अब ये जो फाइंडिंग है, यदि हम ध्यान से देखें तो सेक्शन 124 केवल इन्फ्रिंजमेंट की बात करती है, लेकिन ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने दोनों को बारे में फाइंडिंग दी है। और इवन अदरवाइज जो पूमा जजमेंट है, ऑनरेबल डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ये पहले का जजमेंट है जो ये कहती है कि सेक्शन 124 में केवल इन्फ्रिंजमेंट स्टे होगा, पासिंग ऑफ चलेगा। तो ये जो डिवीजन बेंच की फाइंडिंग है पूमा के अगेंस्ट है इस एस्पेक्ट पे कि सेक्शन 124 में केवल पासिंग ऑफ का स्टे होना चाहिए या इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ। हालांकि ये मुद्दा नहीं था, लेकिन ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने 2-3 जगह ये फाइंडिंग दी हुई है और इस बात को रीअसर्ट किया है कि सेक्शन 124 में इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ दोनों को दोनों स्टे हो जाएगा। तो ये था मित्रों ये जजमेंट जो लास्ट ईयर आया था सेक्शन 124 पे, इस पे ये केस स्टडी है। आई होप इसे सबको फायदा होगा। धन्यवाद।